गुड इवनिंग एवरीवन। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आप अपने अपने आंसर्स पहले कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स? सबको वीडियो आ रहा है क्लियरली और सुनाई भी दे रहा है? चलो इसी मैंने अभी ये पब्लिक व्यू ऑफ कर रखा है, तो जो आप कमेंट पोस्ट कर रहे होगे हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, बट आई कैन एबल टू सी ऑल द कमेंट्स। मैं आपके सारे कमेंट्स देख पा रहा हूँ। फाइन। हाँ अरविंद, मैंने पहचान लिया आप सबको। ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग। फाइन। तो यार बहुत फास्ट कमेंट मूव किए, काफ़ी बच्चों को तो ठीक से देख भी नहीं पाया। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, ओबियस सी बात है, बहुत कॉमन सा आंसर है। ठीक है, दो तीन चीज़ें बताता हूँ जिन जो बहुत सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी क्लास कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए नया भी होगा। तो जिनके लिए भी नया है, यार ये यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब की क्लास में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जबकि प्लेटफॉर्म की क्लास और इस टाइप की क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं पहले वो ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि 6 डेज में आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, E1 E2 E1 CB SN1 SN2, इस पे एक्सपर्ट बना के भेजूँ। तो अगर मैंने एक्सपर्ट बनाया तो जो मेरी प्लानिंग है या जो ओवरऑल इस कोर्स को निकालने का पर्पज़ है वो फुलफिल हुआ। तो मुझे यार इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं, क्या क्लास कर रहे हैं, ये यूट्यूब तो है नहीं। मुझे बस एक बात से फ़र्क पड़ता है, और वो ये है कि जितने भी बच्चे आप अभी इस लाइव इस सेशंस को देख रहे हो, वो प्लीज़ मेरी बात को समझना एंड ट्राई टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, दो तीन चीज़ें ये, ऑल द क्लासेस जो 6 डेज की हमारी क्लासेस होंगी उसमें ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो पहले उसको रिवाइज जरूर करना कल की क्लास में, और जिसने रिवाइज कर लिया है उसके लिए वेल एंड गुड। यार बेसिक चीज़ें चाहिए आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या हैं वो, क्योंकि मैं इन सबको डिस्कस नहीं कर सकता रिएक्शन मैकेनिज्म में, इतनी चीज़ें इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएंगी। दूसरी चीज़ है, मेरी कोशिश है कि आज मैं E1 रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट करूं, कल मैं E2 करूं, और साथ में E1 CB, और थर्ड डे में मैं SN1 करूं, फोर्थ डे में मैं SN2 करूं। ये मेरी अभी की प्लानिंग है। हो सकता है कि पढ़ाते वक्त शायद वो पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो ना नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करेंगे, इसीलिए मैंने 5th और 6th डे रिलेटिवली ईजी रखा है और उसमें बची हुए पोर्शंस को कंप्लीट करने का रखा है। इन केस हम टाइमली कंप्लीट करते हैं तो 5th डे में मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है उन सब का सम अप करूँगा। ये पूछूंगा आपसे कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, SN1 SN2 E1 E2, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश ऑल दिस रिएक्शन मैकेनिज्म और नॉट? प्लीज़ यार, ये इंग्लिश हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई कैन एबल टू टीच एंटायरली इन इंग्लिश, बट आई होप देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु आर comfortable with Hindi, and the communication medium must be Hindi for those students. So we'll try to mix and match so that both the student can able to understand each and every part of the reaction mechanism. So before moving ahead, the recommended book for reaction mechanism is Iyalfinar Volume 1. Iyalfinar Volume 1 एक अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हो। टाइम कम है तो पीटर साइक्स करके एक बुक आती है पतली सी, वो भी देख सकते हो। ऑल्दो जो क्लास में मैं थ्योरी कराऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जेई मेन, जेई एडवांस एज वेल एज नीट। इफ द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो तो चैंपियन बन के निकलेंगे इस 6 डेज के बाद, ये मैं 100% श्योर हूँ। और जेई मेंस में भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, बशर्ते कि आपने सारी चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं। मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स लिए हैं। मैं हर एक E1 रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, कोशिश करूंगा क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझा पाऊँ। स्टिल रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी डाउट आएगा आप कमेंट पे लिखना। Amin, I will try to explain in Hindi, English as well, because you are from Kerala. I understand, but there are different type of student having comfortability with different type of languages, so I have to understood that also. ठीक है, शुरू किया जाए, बताओ। तो फिर से कह रहा हूँ यार, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे बच्चे इसको देखते रहें, कोई ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है कि 6 दिन में जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने सोची है, मैं आपको उसमें इतना पढ़ा दूं कि अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। सोलोमन इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, ठीक है। तो बस अब इन 6 दिनों में जो रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कशन हमने किया है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस यस, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। ठीक, कुछ चीजें जो आप कमेंट में पूछ रहे हो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, इस क्लास के बाद आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, बट आई विल प्रेफर ऑलवेज अटेंड द लाइव क्लासेस सो दैट इंटरेक्शन बना रहे, जैसे अभी आप पूछ रहे हो। सेकेंड थिंग, every day solve the DPPs. Apart from DPPs, if you have your own coaching institute material, solve those questions. If you have books like MS Chauhan and one GRB की एक बुक आती हिमांशु पांडे, और बंसल की शीट, रेजोनेंस की सीट, फिटजी की सीट, जो भी है वो सब कुछ करना। ऑल्दो जितने भी मैंने नाम लिए हैं उन सबके शीट के अच्छे क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूंगा। स्टिल मैं क्लास में टाइम की वजह से कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े इजी होंगे वो छोड़ सकता हूं, बट आप चाहो तो वो आराम से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है। सो बेसिक चीजें तो हमने कर ही ली। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले आपको ये बताता हूं कि पूरे 6 डेज में क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। सो विल कवर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इवन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थ्योरी ऑफ इवन, all the rearrangement take place in carbocation. After that, based on rearrangement and even, we'll discuss the questions which are based on even reaction mechanism. So we will complete all the reactions with these 3 flow: first theory, then explanation of that particular theory, then questions, then DPPs. So this is the first part. Similarly in E2, SN1, SN2, and finally comparison between SN1, SN2, even E2, even CB, and SNI reaction mechanisms. So before moving ahead, let us start with the first part, that is ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो पहले मैं आपको ना ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का डिफरेंस और ये एक्चुअल में होता क्या है ये समझाता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है ग्रीन में व्हाइट पेन ज्यादा बेटर रहेगी, तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइट, ठीक है। देखो, रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, एक ऐसी जनरल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बाद में इसकी बात करेंगे। अंजना कुमार 1 मिनट, हाँ बोल भाई। वंशिका विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। पेन के सजेशन भी आने लगे, ब्लैक विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो चलो एक, अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, हाँ अगले 10 मिनट तक आपको बस पेशेंसली सुनना है। सबके पास नोटबुक और पेन है, सिर्फ आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं। अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड लाइव क्लासेस। ये लाइव क्लास में आपको पेन, नोटबुक सब कुछ रखना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई बुलाए तब भी नहीं जाना है, वॉशरूम भी नहीं जाना है। तो फोकस होकर कॉन्सेंट्रेट करके बस सुनना है जो चीजें बोल रहा हूं, और पेन नोटबुक से करना है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं है। दिस चैप्टर इज एक्चुअली बैकबोन ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, मजा भी आएगा आपको फिर अपने थ्योरीज को पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट को समझते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन अपने दिमाग में सोचो, छोड़ो ऑर्गेनिक की, कोई भी केमिस्ट्री की रिएक्शन सोचो, एनी रिएक्शन। फॉर मी इन केमिकल रिएक्शन मीन्स देयर आर 2 थिंग्स। वन इज कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस, और नए बॉन्ड बनते हैं। तो यही होता है। सोचो जरा, पुराने बॉन्ड को तोड़ने का मतलब होता है एनर्जी देना, और नए बॉन्ड का बनने का मतलब होता है एनर्जी निकलना। तो पूरी की पूरी स्टोरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की या मैकेनिज्म की इन्हीं 2 चीजों के ऊपर है कि पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो क्वेश्चन इज कि पुराने बॉन्ड को तोड़ना है, पहले तो टूटेंगे तभी तो नए बनेंगे। तो अगर आपको पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब आप एनर्जी डालते हो तब वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, तो उन ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी बढ़ते चले जाती है। फिर जब बॉन्ड बनते हैं ना तो एनर्जी निकलती है और वो कम होने लगता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस बोर्ड में आप ये देखो कि कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा है और मैं कुछ रिएक्शन को इस तरह से लिखना चाहता हूं, ये कार्बन है
और यहां पे एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप में आप हैलोजन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। इट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल एंड द रिएक्शन ऑफ द इसके जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह के हैं, दिस प्लस लीविंग ग्रुप। बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, बट इस बेसिक से रिएक्शन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप। ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो रहा है, सो टू ब्रेक दिस बॉन्ड वी हैव टू ऐड एनर्जी, एंड व्हेन bond formed between carbon and nucleophile, energy is released. Assuming that 10 joule of energy is required to break this bond and 15 joule energy is released when carbon and nucleophile new bond form, then such reaction is known as exothermic, और अगर ये 10 से कम होता एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, यही एक रिएक्शन है और सब में यही होता होगा। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो, जब ये न्यूक्लियोफाइल, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं और बहुत आराम से सुनना, जब ये न्यूक्लियोफाइल आपके RLG, ये वाली इसको मैंने RLG लिखा है जिसमें लीविंग ग्रुप लगा है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस RLG को अप्रोच कर रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आप एनर्जी दे रहे हो कार्बन और लीविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आपने एनर्जी दी तो ये ग्राफ ऊपर गया, ध्यान से देखो, दिस इज द पॉइंट जहां पे कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट गया। लेट्स से कार्बन और लीविंग ग्रुप में मैं ब्रोमीन लेता हूं, तो आपने एनर्जी दी और ये R प्लस और Br माइनस बना। जिस पॉइंट पे आपने 15 जूल, एग्जांपल के फॉर्मेट में आपने 15 जूल डाली और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड इट फॉर्म R प्लस एंड Br माइनस, दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन स्टेट। So the transition state is the amount of energy which is sufficient to break the bond between carbon and leaving group. So we have added sufficient amount of energy to break the bond between carbon and leaving group. So this energy is what we call transition state. यहां पे transition state आया और carbon and leaving group के बीच का bond break हुआ. Now यहां पे in this point, this transition state, there is a formation of C plus take place which is known as intermediate. बट अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, यह भी सोचने वाली बात है। अब मैं इसको कैसे समझाता हूं, समझना। लेट्स से देयर इज अ CH3 ग्रुप एंड इट कंसिस्ट ऑफ CH3 CH2 Br. नाउ वी हैव एडेड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज दिस मच, जो उसको उस ट्रांजिशन स्टेट तक ले आए। इस पॉइंट पे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा और ये बन गया CH3 CH2 प्लस एंड Br माइनस। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में C प्लस बना बट वो इंटरमीडिएट नहीं है। अब क्या होगा, नाउ द CH3 exhibit two effects. One is inducting effect, second is hyperconjugation. Because of the inducting effect of this methyl and because of the hyperconjugation of this methyl, this carbocation stabilizes. The stable form of carbocation is known as intermediate. अब देखो, स्टेबल हुआ तो एनर्जी गिर गई, तो ये यहां पे हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट है। बताओ, पहले मैंने क्या बोला आपको कि आप एनर्जी डाल रहे हो कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उससे क्या हुआ, वो ऊपर पहुंच गया, यहां टूट गया। टूटने के बाद वो कार्बोकेटायन में इंडक्टिंग इफेक्ट से स्टेबल हुआ तो वो नीचे आया। तो इंटरमीडिएट वो स्टेट होती है जहां पे आपका कार्बोकेटायन थ्रू इंडक्टिंग इफेक्ट, थ्रू रेजोनेंस, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल हुआ है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जो बना था वो नहीं है, वो ट्रांजिशन स्टेट है। जब वो स्टेबल हुआ तो वो इंटरमीडिएट है। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। देयर इज अ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब इसमें ना CH3 का प्लस आई लग गया, इसमें CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया और ये पॉजिटिव स्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा, तब क्या होगा, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्शन है वो थोड़े कम होने लगेंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि प्लस को बढ़ाना है। प्लस को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और प्लस के बीच में बॉन्ड बनना है। अब जब ये कम होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए आप इस सेकंड वाला पीक देख रहे हो, ये देखो बढ़ गया एनर्जी। और यहां पे अब क्या बात हुई, नहीं, यहां पे हुआ न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए वो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि अगर इंटरमीडिएट एक बनता है तो उसके दो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन में ऐसा लिख सकता हूं, क्या ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली होते हैं इंटरमीडिएट प्लस वन। अगर एक इंटरमीडिएट बना तो 2 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट बने 3 ट्रांजिशन स्टेट, 3 इंटरमीडिएट बने 4 ट्रांजिशन स्टेट। अब ये बताओ, ये लाइन समझ आई या नहीं आई? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट प्लस वन, इंटरमीडिएट प्लस वन, आपने जो लिखा बिल्कुल ठीक बात है। नाउ द पॉइंट इज दैट
For every organic reaction mechanism, this is the basic fundamental thing which is required. Transition state and intermediate. Transition state आपके ओवरऑल सिस्टम की हाईएस्ट एनर्जी है, और इंटरमीडिएट उस हाईएस्ट एनर्जी में जो फॉर्म हुए हैं जिसको आप रेक्टिफाई करते हो, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, बेंजाइन, ये सब, या फ्री रेडिकल, उसकी स्टेबल फॉर्म है। वो स्टेबल फॉर्म हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिंग के थ्रू होगी। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो आपके ट्रांजिशन स्टेट को नीचे ले आते हैं और उसके बाद बॉन्ड बनाते हैं। फाइन, शिफ्टिंग विफ्टिंग की बात अभी नहीं करते अरविंद, थोड़ी देर के बाद। क्लियर है? अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल किसका? When there is a one transition state, that means there is no intermediate. एक ट्रांजिशन स्टेट कब होता है? जब आप SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हो। अभी SN2 बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, पढ़ाया नहीं करके। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने बैक साइड से अटैक किया, थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता होगा। तो देखो ये एक ऐसा ट्रांजिशन बना। क्या SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनता? आंसर इज नो। अब बिना इंटरमीडिएट बना ही प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें इंटरमीडिएट ही नहीं बना, तो ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे? 1। इसलिए आप ये देखो, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये सीधे ट्रांजिशन स्टेट आया और सीधे आपको प्रोडक्ट दिया। अगर इंटरमीडिएट बनता तो ये ग्राफ कैसे होता? ट्रांजिशन आता, फिर इंटरमीडिएट होता, फिर सेकंड ट्रांजिशन आता, फिर प्रोडक्ट मिलता। ये इंटरमीडिएट का ग्राफ है। अब अगर इंटरमीडिएट है ही नहीं तो ट्रांजिशन स्टेट एक सिंगल होगा। इसीलिए जब कोई इंटरमीडिएट नहीं होता तो एक सिंगल स्टेप में आपके प्रोडक्ट बनते हैं। अगर 2 ट्रांजिशन स्टेट 1 इंटरमीडिएट का एग्जांपल लें, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, कार्बोकेटायन वाला बनना और उसके बाद स्टेप 2 का होना। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है, और ये उसका इंटरमीडिएट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट अगर आ रहा है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे। मल्टीपल इंटरमीडिएट आएंगे तो मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट होंगे। उसका एग्जांपल भी देता हूं मैं। पहले बताओ, ये लाइन समझ आई? सेकंड ट्रांजिशन की एनर्जी हमेशा कम होगी। यस, हमेशा तो सही नहीं है, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, बट जनरली वो कम होगी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की। उसका भी लॉजिक है, उसका भी रीजन है। अब उसका रीजन क्या है मैं समझाता हूं। देखो मान लो, मल्टीपल ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं। मान लो आपके पास एक अल्कोहलिक कंपाउंड्स है, कुछ इस तरह का। बहुत आराम से सुनना, अभी कोई कमेंट मत लिखना, मैं देख नहीं पाऊंगा। ये देखो, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और आपने ना उसको HBr के साथ रिएक्ट कराया है। मैकेनिज्म अभी पढ़ाई नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने यहां पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा बहुत जो आता होगा समझना। H का अटैक OH पे कराया मैंने, यहां पे कार्बोकेटायन बना वाटर को निकाल के। नाउ आई एम गोइंग टू टेक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्टिंग थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। यहां पे प्लस आया, और इन द थर्ड स्टेप Br- का अटैक हो गया। कहां पे अटैक हुआ? कार्बोकेटायन में। अच्छा, अब देखो कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है? 1, 2, 3 स्टेप में। अगर मैं इसमें इंटरमीडिएट की बात करूं, सो दिस इज फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है, और ये वाला सेकंड इंटरमीडिएट है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। फर्स्ट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकंड इंटरमीडिएट इज टर्शियरी कार्बोकेटायन। अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। इसका ग्राफ एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो वो ऐसा आएगा कि ये रिएक्टेंट है और आपको फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिला। दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन, दिस इज द सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड ट्रांजिशन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसा आया कैसे। देखो, ये वाला ना फर्स्ट इंटरमीडिएट है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये वाला ना सेकंड इंटरमीडिएट है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 इंटरमीडिएट बने तो एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन स्टेट आया। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन कम क्यों है समझना। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? सेकेंडरी। सेकेंडरी से तो ज्यादा टर्शियरी स्टेबल है, तो जब यहां से हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो रहा होगा, स्टेबल बन रहा होगा, तो जल्दी बनेगा। इसीलिए सेकंड की एनर्जी कम है, देखो, क्योंकि सेकंड स्टेबल है। इसलिए सेकंड की ट्रांजिशन कम है, देखो, क्योंकि सेकंड स्टेबल है। इसीलिए ट्रांजिशन धीरे 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 कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा ट्रांजिशन जिसका होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होगा, तो फर्स्ट स्टेप यहां पे रेट डिटरमाइनिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये लाइन समझ आई? बैक साइड कंचन, बैक साइड में आपको कोई डाउट है? या वरुण, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। बैक साइड में कंचन कोई डाउट है फटाफट से पूछो। सो आई होप formation of intermediate and formation of transition state, these 2 things are very important and clear to everyone. फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना, is it clear how intermediate form and what is the difference between intermediate and transition state? Is it clear? Fine. तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद ये बताना कि क्या होगा। So what is the answer of this question? Which letter represent an intermediate in the following diagram? A, B, C, D, E. So there are 4 things, A, B, C, D, E. Which letter represent intermediate? A intermediate है यहां पे, B intermediate है, C, D और E. Which is intermediate? Fast. थोड़ा जल्दी कमेंट करना है। सेकंड पीक समझ नहीं आया कुणाल गुप्ता, ठीक है, थोड़ा वेट करता हूं मैं। इसके बाद एक और पीक, एक और एग्जांपल लूंगा, उसमें क्लियर होगा।
इसका क्या आंसर होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में करो। काफी देर लग रही है वैसे, मुझे लगता है ये लैग टाइम भी है। फाइन, चलो सबने सही लिख दिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अच्छा, यहां पे बी डी और ई एक्चुअल में क्या है? बी डी और ई, बी और डी ट्रांजिशन स्टेट है और सी आपका इंटरमीडिएट है। क्लियर? यस, एवरीवन, सबने सी लिखा, तो मुझे लगता है ये पार्ट तो क्लियर है, इजी भी है, ये सबके समझ में भी आ जाता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज और, एक और छोटा सा चीज, एक छोटी सी रिएक्शन लिख रहा हूं, है ना? इस रिएक्शन को देखो जरा। OH इसके साथ HBr का रिएक्शन कराते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर ट्रांजिशन स्टेट X है और ये अगर Y है, तो X प्लस Y की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y? How to identify tertiary and secondary carbocation like in the last question? So that the tertiary and secondary carbocation you have to identify in the general organic chemistry. So I have already explained, थोड़ा GOC पढ़ना पड़ेगा। X प्लस Y की वैल्यू बतानी है, ठीक है? फाइन, तो 3 3 3 3 3, चलो देख लेते हैं। देखो, एक कार्बोकेटायन यहां पे बन रहा है फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये सेकंड इंटरमीडिएट है, तो क्या ये कहना ठीक है इंटरमीडिएट 2 है? अगर इंटरमीडिएट 2 है तो ट्रांजिशन स्टेट 1 ज्यादा होगा, 3 होंगे, तो X प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? X प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 5। किसी ने 7 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है। 3 और 7 वालों के समझ आया। वैसे अगर आप मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो देखो, पहला स्टेप मेरे को लगता है सारे बच्चे बना लेंगे। पहला स्टेप ये कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन के बाद आप मिथाइल की शिफ्टिंग करा दोगे, तो अगर मिथाइल की शिफ्ट हुआ तो आपका कार्बोकेटायन यहां पे आ गया, और उसके बाद Br माइनस का अटैक करा लेंगे। तो अगर Br माइनस का अटैक हुआ तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह का मिल रहा होगा, है ना? तो दैट मींस देखो, फर्स्ट इंटरमीडिएट, दिस इज सेकंड इंटरमीडिएट, so 2 intermediate, 3 transitions, the answer is 5. Perfectly fine? Clear? Great. So let's start with what is the basic difference between transition state and intermediate. इन दोनों में basic difference क्या है इसको समझते हैं। Transition state एक hypothetical point है। The reason behind, मैंने ये बोला यार कितनी एनर्जी आप डालोगे कि आपका रिएक्टेंट एक पीक पे पहुंचेगा, तो हाइपोथेटिकली हुआ ना, इसलिए मैंने ये लिखा है कि हाइपोथेटिकल स्टेट है, ठीक है, वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। लेकिन इंटरमीडिएट स्पेसिफिक है। कई बार ऐसा होता है आप कार्बोकेटायन किसी किसी की लाइफ टाइम को बढ़ा के आप रेक्टिफाई भी कर लेते हो, ठीक है। इट रिसेंबल विद द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिसेंबल करेगा, और ये एक्सपेरिमेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का नैनो सेकंड के लिए वो टूटा होगा, उसको आप आइसोलेट क्या करोगे? वो तो एक स्टेज है। जबकि इंटरमीडिएट किसी न किसी फॉर्म का नाम है, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो। पायल, मेरे को आपका रिप्लाई कर रहा हूं, मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे एक साथ आप बहुत सारे बच्चे पूछते हो तब मैं देख नहीं पाता हूं, ऑल्दो आप सबके दिख भी रहे। सोनल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है बेटा? देखो, मान लो आप एक डायग्राम बनाते हो, है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये आपका इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट है। तो ट्रांजिशन को आप कैसे समझाते हो? आपने बॉन्ड तोड़ा, अब बॉन्ड टूटना, तो एक बॉन्ड का टूट रहा है, कोई एग्जिस्ट, कोई बन तो नहीं रहा ना, तो इसीलिए उसको एक हाइपोथेटिकल केस बोलते हैं, ठीक है। जब तक कोई चीज बन नहीं रही होगी, जैसे कार्बोकैटायन एक बना, आप उसको रेक्टिफाई करते हो, तो वो हाइपोथेटिकल नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि बॉन्ड टूट रहा है, कोई चीज हो रही है, ये सब हाइपोथेटिकली तो है। जब तक कुछ बनता नहीं है वो एक्चुअल नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है। साइन अख्तर, आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, बट बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई एक जैसा हो रहा है, इसलिए मैं एक जनरल आंसर में दे रहा हूं, ठीक है। सो आई होप ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट बहुत बेसिक सी चीज थी। इंटरमीडिएट स्टेबल कंडीशन, ट्रांजिशन, यस यू कैन से। फाइन, ग्रेट। सो यार इतनी ज्यादा इसमें सोचने और पूछने वाली चीज नहीं है। देयर इज ओनली टू थिंग फॉर एनी रिएक्शन, देयर इज अ टू स्टेज, वन इज ट्रांजिशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट इज when all bond break, and intermediate is when carbocation, carboanion, carbon free radical form. There is one thing, one intermediate plus one is the transition state. So this is the most important and very simple thing. So I think it is clear to all. Let's move to एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहां से रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत आराम से सुनना, बहुत ज्यादा अभी कमेंट मत करना, क्योंकि देखो अभी आप कमेंट भी करोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फॉर फर्स्ट 5 मिनट आप E1 को बहुत अच्छी तरह सुनना। 5 मिनट के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप कमेंट पोस्ट करना, ठीक है? ठीक है, फाइन, चलो
देखो ध्यान से सुनो, मैंने कुछ चीजें लिखी है यहां पे। फर्स्ट इज यूनिमोलिक्यूलर। व्हाट इज मीनिंग बाय यूनिमोलिक्यूलर? यूनिमोलिक्यूलर मींस वन मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल से कुछ चीजें निकालना, इसीलिए इसका नाम पड़ता है E1, और ये वन होता है ऑर्डर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका क्या मतलब है। Assuming that we have one carbon atom, this is another second carbon atom, there is an atom attached with A, there is an atom attached with B. Suppose I have removed A, I have removed B, and there is two valency of carbon जो अब खाली हो गई और इनके बीच में बॉन्ड बना और A और B अलग हो गए। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल से ऐसे दो एटम्स को आप हटा देते हो, कोई एक डबल बॉन्ड बनाते हो, तो यू आर गोइंग टू एलिमिनेट ए बी फ्रॉम द मॉलिक्यूल. So such reactions are known as elimination. Correct? So elimination are of three types. One is first order. Second is second order. The first order elimination are of two types. One which form carbocation as an intermediate, and second which form carboanion as an intermediate. Repeat. किसी भी रिएक्शन से जब आप ऐसे ए और बी वाले कोई भी दो एटम को हटाते हो ना और डबल बॉन्ड बनाते हो, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर रहे हो ए बी को. क्लियर हो गई. दूसरी बात, एलिमिनेशन दो तरह के हैं, एक जिसका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड जो सेकंड ऑर्डर है. यहां तक भी क्लियर हो गया. फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाते हैं, एक जो कार्बोएनायन इंटरमीडिएट बनाते हैं. दैट मींस ओवरऑल अगर बोला जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप. वन फर्स्ट ऑर्डर, second order, first order are of two type, forming carbocation, forming carboanion. If carbocation is formed in the first order, this is what we call E1. If carboanion is formed in the first order, this one is known as E1CB, and the second order reaction mechanism is known as E2. Clear? तो पहले मैंने आपको बताया यार एलिमिनेशन क्या होता है, मेरे को लगता है सबके समझ आया होगा. ए और बी ऐसे दो एलिमेंट को आप हटाओ और डबल बॉन्ड बनाओ, एलिमिनेशन है. एलिमिनेशन दो तरह का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर दो तरह का है, कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बोएनायन बनेगा. कार्बोकैटायन बना E1 है, कार्बोएनायन बना E1CB है, और सेकंड क्या है E2. क्लियर? पहले बताओ ये क्लियर है. वाई यूनिमोलिकुलर? पलक वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. पहले एलिमिनेशन और उसके टाइप, ये दो पार्ट क्लियर है, कमेंट पे लिखना. E2 का पार्ट नहीं है, आयुष होता तो लिख देता ना यार, नहीं है. एक बार रिपीट क्या करूं, इतना इजी में. देखो दोबारा सही मैं कह रहा हूं, पहली बात, एलिमिनेशन का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल से दो चीजों को हटाना. तो ये जो एलिमिनेशन है वो दो तरह का है, एक फर्स्ट ऑर्डर है, एक सेकंड ऑर्डर है. सिंपल. अब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में दो तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, और दो तरह के इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? एक कार्बोकैटायन बनता है और एक कार्बोएनायन बनता है. अगर कार्बोकैटायन बना तो उसको आप कहना E1, अगर कार्बोएनायन बना उसको आप कहना E1CB, अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसको आप कहना E2. सही है. कार्बोकैटायन कब बनेगा, कार्बोएनायन कब नहीं बनेगा, ये तो अभी बताया नहीं, इतना आगे मत पढ़ो. सिंपल सी बात बताइए मैंने, एलिमिनेशन का टाइप्स बताया मैंने. कौन कौन सा टाइप है? पहला है E1, दूसरा है E1CB, और तीसरा है E2. मैं कह रहा हूं ये थ्री टाइप ऑफ एलिमिनेशन हमारे सिलेबस में है, समझाने के लिए. E1 में कार्बोकैटायन बनेंगे, E1CB में कार्बोएनायन बनेंगे, E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो इंटरमीडिएट. तो आप ये कह सकते हो क्या, E2 में एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट ही नहीं बना तो ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा. हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, व्हाट इज E1, वाई 1, इन सब की बात अभी नहीं कर रहे. एक ओवरऑल मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, व्हाट इज एलिमिनेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमिनेशन. अब आप बात करेंगे हम एक एक चीज के बारे में. एक्सप्लेन E1CB. अथर्व शांति से बैठा रहे, E1CB की बारी जब आएगी तब देखेंगे. पहले एलिमिनेशन क्या होता है समझ गए? हां बोलो. दूसरा, एलिमिनेशन कितने टाइप का होता है समझ गए? तीसरा, E1 कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट ऑर्डर, E1CB कार्बोएनायन बनेगा फर्स्ट ऑर्डर, E2 कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं. ठीक है? कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसकी कहानी बाद में. फाइन. चलो थोड़ा फॉलो तो कर रहे हो जो बोल रहा हूं. चलो अब मैं E1 पहले समझाता हूं. जितनी चीजें E1 में आप सोच सकते हो, जो दिमाग में है सब पूछना. मैं वैसे भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखना. कई बार क्या होगा कि मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा, आप पहले ही पूछ देते हो तो मैं समझा नहीं पाऊंगा. यार ये अमन को बहुत जल्दबाजी है, एडवांस क्वेश्चन भी होंगे क्या? अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका. थोड़ा पेशेंस रखना बस. ठीक है, चलो ठीक है. तो अब E1 पे आते हैं. देखो
कई बार जब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म अपने स्कूल में या कोचिंग में पढ़ी हो या आपने बुक से भी पढ़ के खुद से समझा हो, तो आप इसको ऐसे याद रखते हो कि अल्कोहल में इवन होता है। तो पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, इसको हटा देना। अल्कोहल में इवन होता है, दिस इज नॉट द करेक्ट लैंग्वेज। एनी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, कभी कंफ्यूज भी नहीं करोगे मैं क्या कह रहा हूं, सुनना। एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको ना कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे, दोबारा कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे और आपको फाइनली डबल बॉन्ड दिखाई दे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या कह रहा हूं मैं, कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर आपको एल्कीन बनता हुआ दिखाई दे, वो इवन है। क्या है वो, इवन। अब ये किसी में भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो यहां पे ना OH ग्रुप है, मान लो यहां पे ना Br ग्रुप है, मान लो यहां पे एक OTS ग्रुप है, और ऐसे 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं। जरा इसको देखना, इसमें ना OH वाटर बन के बाहर निकला, डबल बॉन्ड बन गया, इसमें ना डबल बॉन्ड बन गया कार्बोकैटायन बनने के बाद, सभी में कार्बोकैटायन बनने के बाद, बीच में कार्बोकैटायन बना रहा हूं मैं और उसके बाद डबल बॉन्ड बना रहा हूं, इसमें भी ना कार्बोकैटायन बना और डबल बॉन्ड बना, तो ये सब इवन है। तो कोई अगर आपसे पूछे यार इवन पहचानते कैसे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात, एनी रिएक्शन इन विच कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज एल्कीन, any reaction in which carbocation is formed as an intermediate and the final product is alkene, all such reactions are E1। और कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा नहीं कि अल्कोहल में ही है, क्लियर। इसलिए मैंने एग्जांपल में ना एक L लिया है, ये L कुछ भी हो सकता है। दिस L, यहां पे जो L लिखा हुआ है, दिस L मे बी OH, दिस L मे बी हेलोजन, दिस L मे बी एसीटेट आयन, or this L may be OTS group, or this L may be any leaving group which can able to take the electron from carbon to form a carbocation। तो इन सब में इवन होगा, किसी में भी। OTS एक लिविंग ग्रुप है, पटेल शिवांगी सॉरी, OTS एक लिविंग ग्रुप है, इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा जब मैं E2 समझाऊंगा। अभी मैंने लिख दिया, आई होप कि सब लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा यार। एल्कीन एल्काइन सब में किसी में भी हो सकता है आदर्श, ठीक है, फाइन। OTS इज अ लिविंग ग्रुप, बहुत बार आप लोगों ने पूछा। और रोहित आप लिविंग ग्रुप भी पूछोगे कैसे होगा यार, फिर भी चल तूने पूछ लिया तो हो सकता है बहुतों को नहीं आता हो। देखो ये कार्बन है, ये एक एटम है A, ठीक है। कोई भी एटम A अगर अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके बाहर निकले A माइनस के फॉर्म में, एनी एटम विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लीव, बाहर निकल जाए, उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो जैसे A ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल रहा है, तो A माइनस बाहर निकला, तो A माइनस इज अ लिविंग ग्रुप। क्लियर होगी बात। जनरली आप हैलोजन वगैरह देखते होगे, ठीक है। सॉल्वेंट ऑल्वेंट की बात बाद में, बहुत आगे मत बढ़ना, कोई ऐसी चीज मत पूछना जिसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। आप पेशेंस रखना यार, मतलब आप ये मत समझना कि एडवांस का नहीं होगा, इतना कुछ मत सोचो। जो जो पॉइंट्स कह रहा हूं अच्छी तरह समझ लो बस। अगर आप ये पूछोगे सॉल्वेंट में क्या होता है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है ना, सब कुछ होगा। जब मैं इवन खत्म करूंगा उस समय पूछना, तो सब कुछ कवर हो चुका होगा, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन में एल्काइन में तो नहीं होता, एल्कीन में हो सकता है। यस आई एम एबल टू गेट यूर ऑल, श्री कृष्णा सबका मैसेज आ रहा है यार। नो दिस इज नॉट सिमिलर टू SN1, किसी ने लिखा सिमिलर टू SN1, ये क्लियर नहीं है। फाइन, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इवन। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन के अगर डबल बॉन्ड बनता है तो वो इवन है। अब 1 किसको रिप्रेजेंट करता है पता है, ऑर्डर को, ठीक है। रोहित न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट कमेंट नहीं देखूंगा, इसलिए प्लीज कमेंट मत लिखना, सुनना, ठीक है। तो देखो अब इवन में मैंने क्या किया, इस कार्बन में एक L लिया है, ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप, ये जो L है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार क्यों लिया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर ये L ब्रोमीन है तो हो सकता है आपने लुईस एसिड डाला हो, अगर ये LOH है हो सकता है आपने H+ डाला हो। तो ये आपको सोचना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ना कार्बन में आपने ब्रोमीन लिया है, L की जगह मैंने ब्रोमीन दे दिया। नाउ लेट अस ट्रीट दिस मॉलिक्यूल विथ AlBr3। ऑल ऑफ यू नो दैट AlBr3 इज अ लुईस एसिड। दिस AlBr3 अप्रोच टू दिस ब्रोमीन, तो इससे क्या हुआ कि ये ब्रोमीन और AlBr3 के बीच में बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया तो अब क्या होगा, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है। तो ये वाली स्टोरी मैंने इस मैकेनिज्म में नहीं लिखी है, ये आपको सोचनी है, ये क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। तो एनी ग्रुप which accept pair of electron from carbon with the formation of carbocation, so this is the first step and I am going to write K1। और मैंने यहां स्लो भी लिखा है, क्यों स्लो लिखा है पता है, क्योंकि इंटरमीडिएट बना। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं होते,
किसी भी रिएक्शन में जहां इंटरमीडिएट बन रहा है ना, वो स्टेप स्लो स्टेप होगा और वो रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो दिस इज K1। K2 में अल्फा से एक H प्लस निकल रहा है और आपको डबल बॉन्ड बना दे रहा है और साथ में एक H प्लस बाहर रिलीज हो गया। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन। क्लियर है? फाइन। तो मुझे लगता है बहुत सारे आंसर्स में एकेडमिक मेंटर्स हैं जो आपके आंसर्स देते भी जाएंगे। ठीक है। सो तो यहां से अगर L माइनस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल रहा है तो कार्बोकेटाइन बना, फिर अल्फा से H निकल रहा है और आपको एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहां तक सबके समझ में आ गया? फाइन। अब ये जो L लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। अब यहां पे ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। तो क्या ये कहना ठीक है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर फर्स्ट है तो रेट लॉ हम लिख सकते हैं कि K1 मल्टीप्लाइड बाई RL। मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को RL बोल रहा हूं, तो रेट इक्वल टू K इंटू RL, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। अब आप देखो H प्लस जो बाहर निकल रहा है उसका तो कोई रोल नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा? 0। तो इसीलिए आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हो, यानी वो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर है? अब मैं आपको, अर्पित आप कह रहे हो H प्लस क्यों निकला? कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए H प्लस बाहर निकला, यहां नेगेटिव आया तो ये प्लस चार्ज स्टेबल होकर डबल बॉन्ड बन गया। ये सिंपल सा रीजन है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर देना पहले, इससे पहले कि मैं इसके आगे आपको समझाऊं। CH2OH है, आपने ना इसमें H प्लस डाला, तो H प्लस डाला तो सबसे पहले H का अटैक OH पे होगा, तो अगर H का अटैक OH पे हुआ तो ये OH2 प्लस बन गया, फिर वाटर बन के बाहर निकल गया ये, तो आपको मिला कार्बोकेटाइन और ये वाटर बन के बाहर निकल गया। फिर कार्बोकेटाइन अगर बना तो अल्फा से H बाहर निकाल देते हैं और आपको क्या मिला? डबल बॉन्ड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवन। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस OH2 इज एक्ट एज L, यहां पे जो L है यहां पे ये OH2 है। करेक्ट? तो यहां से अगर आप आगे देखोगे तो आपको ये वाली पेरेंट मैकेनिज्म दिखाई देगी, तो ये इवन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन यू एक्सप्लेन H2SO4 के साथ ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा या HBr के साथ फास्ट होगा? H2SO4 के साथ फास्ट होगा या HBr के साथ फास्ट होगा? अगर ये इवन है तो आंसर करना। सर हम ऑर्डर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है। ओहो हर्षित बेटा, ऑर्डर प्रेडिक्ट करना ऑर्गेनिक में सबसे आसान होता है। जो स्लो स्टेप है, ध्यान से सुनना, जो स्लो स्टेप है उसमें जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो कोफिशिएंट है वो ऑर्डर है। ए सबको ए कह रहे हो, H2SO4, कुछ बच्चों ने बी भी लिखा है, एक बच्चे ने इक्वल भी लिखा है। फाइन, इट इज एक्सपेरिमेंट भी लिखा है, HBr के साथ फास्ट होगा। चलो मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले ऑर्गेनिक में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि किसके साथ फास्ट है किसके साथ स्लो है, मैकेनिज्म पे ध्यान देना। मैकेनिज्म कौन सी है? जो मैंने ये ब्लैक पेन से लिखी है, बहुत सिंपल है, अब आराम से सुनना। देखो अगर ये मैकेनिज्म है तो उसका स्लो स्टेप कौन सा है, सोचो जरा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ना मेरे पास एक पेन है, आपको दिख रहा है, इसको हटाते हैं, अब समझाता हूं मैं। मेरे पास एक पेन है, इस पेन को बनाने के लिए मैंने 3 स्टूडेंट लिए, A, B और C। ठीक है? A ये पेन का ना ये पूरा पार्ट बना रहा है, 10 मिनट लगाता है पूरे पेन के पार्ट को बनाने में, 10 मिनट A। B इस पेन के रिफिल बनाता है, 20 मिनट लगाता है। और C इस पेन के ऐसे कैप को ऐड करता है और मुझे देता है और वो 30 मिनट लगाता है। तो पेन बनाना एक प्रोसेस है। A 10 मिनट में बनाता है, B 20 मिनट में काम कर रहा है और C इसको ऐड करके मुझे दे रहा है 30 मिनट में। तो एवरी 30 मिनट आई एम गोइंग टू गेट दिस पेन, हर 30 मिनट में मुझे ये पेन मिलेगी। मैंने A को एक थप्पड़ मारा, मैंने कहा काम जल्दी कर यार, तो उसने क्या किया, वो पूरा पेन बनाने के प्रोसेस 10 मिनट को ना 5 मिनट में बना दिया। और B और C अपने हिसाब से टाइम ले रहे हैं, तो मुझे ये पेन अभी भी 30 मिनट के बाद ही मिलेगी क्योंकि C इसको ऐड करने में 30 मिनट लगा दे रहा है। तो अगर मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेन को बढ़ाना है तो कायदे से मुझे थप्पड़ किसको मारना चाहिए? C को, जो 30 मिनट के बाद इसको ऐड कर रहा है। ये ना रिएक्शन में भी वैलिड है। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। स्लो स्टेप कौन सा है? ये वाला। अब जरा सोचो कि यार ये स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब तो मैंने क्यों कहा कार्बोकेटाइन बन रहा है इसलिए स्लो स्टेप है? उसका रीजन है, देखो ये जो L है जब बाहर निकल रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये कार्बोकेटाइन यहां है। सोचो अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता तो ये इतना ऊपर होता क्या? ये तो नीचे होता। देखो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता तो ये इतने ऊपर जाने की जगह नीचे से ही बन जाता।
तो अगर हम इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दें, ज्यादा स्टेबल बने, तो ये जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा तो ये जो पीक है वो थोड़ा नीचे आएगा, और अगर ये पीक नीचे आएगा तो स्लो स्टेप थोड़ा फास्ट होगा, रेट बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो स्लो स्टेप है वही सारे रेट को कंट्रोल कर रहा है? अब स्लो स्टेप तो ये था, ये स्लो क्यों था? क्योंकि कार्बोकेटाइन बना। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मस्ट बी इंक्रीज। तो जरा सोचो कि मैंने आपसे पूछा H2SO4 और HBr में किसका रेट फास्ट होगा? क्या एसिड का कोई रोल है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने में? आंसर इज नो। तो आप H2SO4 लो, HBr लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब दोनों के साथ क्या रेट होगा? सेम। और वैसे भी जब मैं रेट लिखता हूं, रेट में लिख रहा हूं RLi⁻⁴ तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यार इसके अलावा और कोई रेट को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। If I have to increase the rate, I have to increase the stability of this carbocation. This carbocation stability cannot be increased by increasing the acidic strength. इसको आप एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके नहीं कर सकते। तो आपका एक ही रोल होना चाहिए, और वो क्या है? कार्बोकेटाइन को कैसे हम स्टेबल करें। ये बात समझ आई या नहीं आई पहले बताओ। क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? चलो अब आते हैं हम, जब हम रेट की ही बात कर रहे हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, उसके बिना आपके क्वेश्चंस हिलेंगे भी नहीं। ठीक है? तो पहला पॉइंट, बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर विल बी द इवन। ये लाइन समझ आई? लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा रेट उतने फास्ट होंगे, इसलिए मैंने लिखा RBr, RCl, इनके साथ रेट फास्ट होंगे। तो अगर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कभी भी ऑब्जेक्टिव में कि मेरे पास यार एक Br लगा हुआ है और एक I लगा हुआ है, आयोडीन, A और B, किसका रेट फास्ट है? तो किसका बोलोगे आप? B का, क्योंकि RI में I- अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास यार लुईस एसिड है AlCl3, एक लुईस एसिड है FeCl3, इन दोनों में किसका इवन फास्ट होगा? तो आपका आंसर होगा दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 है, जैसे H+ के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 था। ये लाइन सबके समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा है तो इवन फास्ट होगा। सेकंड पॉइंट उससे भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए लिखा है कि पहला तो लिविंग ग्रुप था ही, एक और चीज है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। देखो अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता ना, मान लो आपके पास ऐसा एक अल्कोहल है और एक ऐसा अल्कोहल है, और आपसे मैं पूछता यार A और B, अब बताओ किसका रेट इवन के लिए फास्ट है, तो आप कैसे सोचोगे? ध्यान से देखना, जिस कार्बन में ना OH लगा है, जिस कार्बन में OH लगा है, उस कार्बन में ना अपने मन में एक प्लस बना लो। कैसे बनाओगे? A में यहां पे OH लगा है तो यहां प्लस बना लो, तो यहां प्लस बनाओगे तो आपको टर्शियरी कार्बोकेटाइन दिखेगा। B में यहां OH लगा है तो यहां प्लस बना लो, आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिखाई देगा। अब आप सोचो टर्शियरी और सेकेंडरी में स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे यार टर्शियरी स्टेबल है, और स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो रेट भी फास्ट होगा। तो कौन सा रेट फास्ट होगा? A का फास्ट होगा। तो आपको काम क्या करना है कि आपको जब भी OH दिखाई दे उस OH में प्लस सोचना है। हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस, हाइयर इज द रेट। आई होप सेकेंड वाला केस मैंने स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, फर्स्ट वाला मैंने लिविंग ग्रुप के हिसाब से बताया। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके ओवरऑल इवन के रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, आपको लिविंग ग्रुप का नेचर चेक करना है। अगर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो रेट फास्ट, अगर आपके कार्बोकेटाइन स्टेबल हैं तो रेट फास्ट। ये दो लाइन क्लियर है? पहले फटाफट बताओ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना अच्छा घुमाऊंगा, इसमें देख लेना, फिर आप अगर भूल गए तो गए। नोट डाउन कर लेना, नोट्स का वेट मत करना, नोट डाउन जरूर कर लेना। सो हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइयर इज द रेट। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हाइयर विल बी द रेट। बिल्कुल ठीक है, आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ कमेंट, किसी कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूंगा, रिपीट वाला तो कर नहीं पाऊंगा यार, बहुत सारी चीजें बतानी है। वैसे बेस भी डिटरमाइन करेगा? हाँ बिल्कुल नहीं करेगा वंशिका, क्यों करेगा बेस डिटरमाइन? राग कह रहा है AlBr3 वाला बता दीजिए। देख यार राग, एक बार ना मैं तेरे को दोबारा से एक चीज समझाता हूं, सुन। राग तेरे लिए कह रहा हूं मैं, देख मैंने क्या कहा ना कि इवन में तेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है, इस बात को हजम कर पहले। क्या चीज देखनी है? इवन का मतलब है कार्बोकेटाइन बनना, मानता है? ये कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा। इस बात से कन्विंस है? मैं लिख रहा हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, खत्म हो गई बात। अब किसी भी क्वेश्चन में यूज कर ले, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा रेट, ये मानता है ना? दूसरी चीज, ये लीविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, तब भी रेट ज्यादा। बस ये दो चीजों को याद रखो, और कुछ है ही नहीं। जितना स्टेबल तेरा कार्बोकेटाइन बनेगा ना, रेट उतना फास्ट होगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट उतना फास्ट होगा। इन दो के अलावा 1000 चीजें पूछे मत करना।
1000 चीजों में तेरा वो भी आ गया जो तूने मुझसे पूछा, लुईस एसिड AlCl3 वाला बता दीजिए, या H+H2SO4 वाला बता दीजिए। इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तेरे को सिर्फ दो चीजें देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, और कुछ नहीं देखना, और कुछ होता ही नहीं है। अब बता, समझ आया? क्लियर? सो दो चीजें क्लियर है? यस सर। प्लीज लिविंग ग्रुप का साइज का कोई रोल, अरे जल्दी जल्दी मत करो, साइज वाइज सब पे आएंगे, टाइम आने दो उसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सॉल्वेंट। यार इवन का ना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्वेंट में। अब मैं तुम्हें समझाता हूं सॉल्वेंट का क्या रोल है। देखो, जैसे ना मैंने अभी भी आपको एक बात समझाई कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये आपका लिविंग ग्रुप है। तो आपने जो मैकेनिज्म लिखी वो कुछ ऐसी लिखी, C+L-, और उसके बाद यहां से आपने H+ निकाला और डबल बॉन्ड बना दिया। पहली बात सोचो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K1 था, K1 में होमोलाइटिक क्लीवेज कराया या आपने हेट्रोलाइटिक? C और L के बीच में जो क्लीवेज है वो कौन सी क्लीवेज है? हेट्रोलाइटिक। और आपको पता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किस में फास्ट होती है? पोलर सॉल्वेंट में। तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दूं, अगर मेरा सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, ये लाइन समझ आ रही है? सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेंगे, बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेंगे उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सो दैट मींस हायर इज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, हायर इज द रेट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी के ऊपर पूरे के पूरे रेट डिपेंड करते हैं? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ये लेस पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं और एक मोर पोलर सॉल्वेंट। देखो मोर पोलर में ना ट्रांजिशन स्टेट ही जल्दी आ गई। क्यों आई? क्योंकि जब पोलर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वो जल्दी से बॉन्ड को तोड़ेगा और ट्रांजिशन स्टेट खुद ही ले आएगा, इसलिए रेट बढ़ जाएंगे। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इवन के ऊपर कभी कोई ये पूछे कि बताओ एक रिएक्शन है ROH वाला, एल्कोहल का H2SO4 के साथ, और ये इवन है, क्वेश्चन में गिवन है इवन है, तो बताओ ये वाटर में फास्ट होगा या एल्कोहल में फास्ट होगा? A वाटर है और B एल्कोहल है, किस में फास्ट होगा? फटाफट लिखना। एसिड एक्ट एज ए सॉल्वेंट? नो राहुल, एसिड इज ए कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब आपके जो आंसर आ रहे हैं, आपने कहा वाटर में फास्ट होगा क्योंकि वाटर ज्यादा पोलर है, और इससे भी स्लो किस में हो जाएगा? CCl4, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब कंक्लूड कर लेते हैं यार, एक बात बहुत सिंपल सी। इवन में आपको दो चीजें देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हाइयर द स्टेबिलिटी हाइयर इज द रेट। नोट डाउन करना, हाइयर इज द स्टेबिलिटी हाइयर इज द रेट। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हाइयर इज द रेट। इवन में कार्बोकेटायन बनते हैं इंटरमीडिएट, और इवन पोलर सॉल्वेंट में फिजिबल होते हैं, पोलर में फास्ट होते हैं। फाइन, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोकेटायन इवन में बनता है, और आपको पता है कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होते हैं। तो किसी भी इवन में अगर कार्बोकेटायन बना तो वो रीअरेंज करेगा, और सारे रीअरेंजमेंट जो आपने पढ़े वो सब कुछ होंगे। अब रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब इवन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट के बारे में समझाता हूं। 5 मिनट मेरी बात सुनना। सर पहले लिविंग ग्रुप देखते हैं या फिर रीअरेंजमेंट? पहले लिविंग ग्रुप देखते हैं। वाटर इज मोर पोलर, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, इसको सुनना। देखो जैसे ना ये कार्बन है, ये एक और कार्बन है, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे प्लस चार्ज है। आपने बहुत सारे रीअरेंजमेंट इससे पहले भी पढ़े होंगे, मैं एक नई बात बताऊंगा, उसको सुनना। आपने ये डिसाइड किया कि बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड वाले कार्बन का प्लस चार्ज फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या करते हो? फर्स्ट के कार्बोकेटायन को शिफ्ट करके सेकंड पे लाते हो। अब फर्स्ट के कार्बोकेटायन को सेकंड में शिफ्ट करने के लिए आप बहुत तरह के माइग्रेशन करते हो, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट करते हो ना। अब ये ग्रुप इन तीन में से कोई एक है। शिफ्टिंग की मैकेनिज्म तीनों के लिए सेम है। क्या है? ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो ग्रुप है वो इन दोनों के बीच में ना एक 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बना देता है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। उसके बाद ये ग्रुप जो है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ आ जाता है और आपका प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं 1-2 शिफ्टिंग। देखो 1-2 शिफ्टिंग में दो स्टेप थे, K1 और K2 के। इसमें ना K1 रेट डिटरमाइनिंग होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। अब होता क्या है, एनी ग्रुप, बहुत आराम से सुनो, एनी ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर इस ग्रुप की जगह आपको कोई मिथाइल दे CH3 और ग्रुप की जगह इथाइल दे, अब आप ये बताओ मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है या इथाइल का?
नो डाउट इथाइल का ज्यादा है। तो क्योंकि इथाइल का माइग्रेशन इथाइल का प्लस आई ज्यादा है तो वो जल्दी माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन टेंडेंसी जो लिखी है मैंने वो क्या है, कोई भी ग्रुप जिसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है प्लस आई के थ्रू उसका माइग्रेशन ज्यादा होता है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है और वो है हाइड्रोजन। उसका रीजन समझाता हूं मैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस क्यों है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनते हैं ना, वो हाइड्रोजन उसके 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट रीजन। हाइड्रोजन के शिफ्ट होने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वहां पे चला गया। सेकंड रीजन, ये सेकंड वाला रीजन मैं और एलॉबरेट करूंगा। इसीलिए हाइड्रोजन के माइग्रेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। एक बार माइग्रेशन टेंडेंसी को देखते हैं। ये मैंने अभी माइग्रेशन टेंडेंसी लिखी है। देखो, सबसे ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी है हाइड्राइड की। उसके बाद फिनाइल ग्रुप जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, लाइक NH2। अगर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उसका माइग्रेशन उतना ज्यादा होगा, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझाया। ये लाइन समझ आ रही है? तो ये आपका माइग्रेशन है। देखो, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगते जा रहे हैं माइग्रेशन उतना फास्ट होता जा रहा है। फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये आपका ऑर्डर है। इसमें एक चीज मैंने लिखी है कि हाइड्राइड ऐसा, जो देखो कार्बन में अगर हाइड्रोजन लगा है ना तो वो हाइड्रोजन जल्दी शिफ्ट होता है, लेकिन अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना तो ये हाइड्रोजन, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन यहां है तो वो शिफ्ट नहीं होता, और कुछ नहीं है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? दिस वर्क इन बोर्ड एग्जाम चौधरी यादव जी, नो, इतना ज्यादा डिटेल बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। रिपीट अर्नव मणिकांत, नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है, एक बार और समझाता हूं, बहुत सारे बच्चों के समझ नहीं आया। 2 चीजें समझते हैं पहले, है ना, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो समझ आया कि नहीं? ये पहली पहली मेरी लाइन ये है, कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिपीट कर रहा हूं, एनी ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन शो स्ट्रॉन्ग माइग्रेशन टेंडेंसी। ये लाइन समझ आई? ये लाइन समझ आई कि नहीं अथर्व? हाँ, मैं रिपीट ही कर रहा हूं यार, पहले मुझे एक ही लाइन समझा दे। किसी भी ग्रुप, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्लियर है, उसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई पहले ये बताओ। यस सर, फाइन, ठीक है। अब इसमें अभी अभी आपको एक बात बहुत सिंपल समझ आई। कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे फिनाइल हो गया, उसका माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन केस है, हाइड्रोजन। ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ाता। एक्सेप्शनली हाइड्राइड का माइग्रेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। बस ये एक एक्सेप्शनल केस है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, इसको हटा रहा हूं मैं, ऑर्डर लिख रहा हूं। देखो, सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा करेगा आपका बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन रिंग में क्या लगाओगे कि माइग्रेशन ज्यादा होगा, प्लस आई या प्लस आर? तो मैं NH2 लगाता हूं। NH2 में क्या होगा कि इसका प्लस आर इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो माइग्रेशन टेंडेंसी भी बढ़ गई। इससे थोड़ा कम माइग्रेशन होता है OH ग्रुप का। क्यों कम होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस आई नाइट्रोजन से ज्यादा है। इससे थोड़ा कम किसका होगा? बेंजीन का, जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप लग गए। इससे माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी कम होगी? फिनाइल की। इससे कम किसकी होगी? टर्शियरी कंपाउंड्स की। इससे कम किसकी होगी? सेकेंडरी कंपाउंड्स की। इससे कम किसकी होगी? मिथाइल की। अब बताओ ये लाइन समझ आई कि नहीं? अच्छा वरुण, आप ये पूछना चाहते हो हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस क्यों है? मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। देख, अभी मैंने माइग्रेशन में ना तेरे को ये बताया था 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड का इंटरमीडिएट बनता है। तूने केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट सीखा होगा या पढ़ा होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बनाता है, ब्लिस्टर बॉन्ड, वो है हाइड्रोजन। तो बिकॉज हाइड्रोजन साइज इज एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल, द टेंडेंसी टू फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड इज वेरी हाई। बिकॉज ऑफ दिस द मूवमेंट एंड द माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड इज वेरी हाई। चमक गया? चमक गया तो मुंबई में बोलते थे यार, तुम भी बोलने लगे। सर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रिलेशन है? अमन, मुझे लगता है लास्ट वाली की बात कर रहे हो तुम। एनिसॉल बाद में आएगा ना? एनिसॉल बाद में आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े क्या? तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, इसमें गलतियां होती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पहले यार मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दूं। आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यूट्यूब नहीं है, तुम कुछ भी पूछो मैं आपने आप आराम से आंसर। माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ग्रुप, यस। देखना जरा ध्यान से, मैंने ना एक एग्जांपल लिया है कार्बोकेटाइन का।
अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराता हूं तो ये प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग कराता हूं तो ये प्रोडक्ट मिलता है। एक तो होता है, अब यहां कंफ्यूजन क्यों होता है और मेरे हिसाब से सबको कंफ्यूजन होता है, उसका रीजन मैं तुम्हें समझाता हूं। यार आप पहले तो ये समझते हो कि माइग्रेशन किसका फास्ट है, तो आपने ऑर्डर बताया, सबसे पहले हाइड्राइड का है, फिर फिनाइल का है, फिर अल्काइल का है। एक जनरल टेंडेंसी में जो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि हाइड्राइड पहले माइग्रेट करते हैं, फिर बेंजीन रिंग माइग्रेट करती है और फिर अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। ये एक माइग्रेशन टेंडेंसी है या माइग्रेशन एटीट्यूड है। दूसरी चीज है, माइग्रेशन क्यों करता है? कार्बोकेटाइन बनाने के लिए। देखो मैंने यहां ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट है, ये वाला मिथाइल शिफ्ट है, कौन फास्ट करता है? हाइड्राइड करता है। इसीलिए ये सही है और ये गलत है। ये लाइन समझ आई? ये लाइन समझ आई सबके? इसमें एक कंफ्यूजन कहां होता है इसकी बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। इसमें ना हाइड्राइड शिफ्ट पहले हो सकता था, ये फिनाइल शिफ्ट है और ये मिथाइल शिफ्ट है। मैंने तीनों की शिफ्टिंग करा रखी है। तो आपको पता है देखो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे फास्ट है, इसलिए फर्स्ट वाला सबसे स्टेबल है और सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यही वाला बनेगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। ये भी क्लियर है, इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो रहा है। ठीक है, थर्ड में आते हैं। इस लाइन को जरा ठीक से पढ़ो। इफ माइग्रेशन टेंडेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग स्पीसीज अपोज ईच अदर, मतलब समझे? मतलब ये है, देखो ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है। ये ना फिनाइल की शिफ्टिंग है, सेकंड वाली मिथाइल की शिफ्टिंग है। अब आपको ऑर्डर जो याद है, पहले हाइड्राइड शिफ्ट करता है, फिर फिनाइल शिफ्ट करता है और फिर अल्काइल शिफ्ट करता है। अगर हाइड्राइड नहीं है तो फिनाइल और मिथाइल में पहले शिफ्ट कौन करेगा? फिनाइल। देखना जरा, अगर मैं फिनाइल को शिफ्ट कराता हूं तो मेरा कार्बोकेटाइन ऐसा बनता है, और अगर मैं मिथाइल को शिफ्ट कराता हूं तो मेरा कार्बोकेटाइन ऐसे बनता है। स्टेबल ज्यादा कौन सा आ रहा है? ये वाला, लेकिन ये वाला स्टेबल आ रहा है मिथाइल की शिफ्टिंग से। अब आप सोचो कि आप यार प्रोडक्ट को ज्यादा स्टेबल बनाना चाहोगे या माइग्रेशन एप्टीट्यूड को फॉलो करोगे? ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। अगर आप प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना चाहते हो तब तो आप मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे, लेकिन अगर आप माइग्रेशन टेंडेंसी को देखोगे तो आप फिनाइल की शिफ्टिंग कराओगे। तो क्या करें हम? तो इसका लॉजिक है, पहला लॉजिक सुनना। अगर प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो माइग्रेशन टेंडेंसी को फॉलो करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं मतलब क्या हुआ। देखो ऑल्दो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये सेकंड प्रोडक्ट है, और आपने कहा है कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, लेकिन यहां पे ना दोनों के दोनों ऑक्सीजन के प्लस आर से स्टेबल है। देखो कार्बन में OH लगा हुआ है, ध्यान देना, OH के प्लस आर से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार आप फिनाइल लगा रहे हो मिथाइल लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टेबिलिटी का। फर्स्ट एंड सेकंड मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि दोनों में प्लस आर इफेक्ट है ऑक्सीजन का। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो आप माइग्रेशन टेंडेंसी को देखोगे। माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी फास्ट होती है? फिनाइल की। तो मैं फिनाइल की शिफ्टिंग कराऊंगा, मिथाइल की नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉरी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे। ये लाइन समझ आया? मुझे लगता है इसमें डाउट होगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। तो अगर इसमें डाउट है तो फटाफट से पूछो, जल्दी। लेकिन प्लस आई इफेक्ट देखते हैं या आर इफेक्ट? TCP वो अभी काइनेटिकली थर्मोडायनेमिकली में डाउट मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ठीक है, एक बार रिपीट ही कर देते हैं। देख मैं क्या कहना चाहता हूं। मान ले ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहां पे प्लस है और यहां पे A है और यहां पे B है, A B। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, C आप A को शिफ्ट कराते हो तो ऐसा बनता है, ठीक है। और अगर आपने सपोज B की शिफ्टिंग कराई तो आपको मिला ऐसा। ये बहुत देखो, बहुत ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो ये समझने वाली चीज तो आएगी नहीं ऐसे। 1 और 2 मैं क्या कह रहा हूं, माइग्रेशन एप्टीट्यूड A का सपोज B से ज्यादा है, करेक्ट, लेकिन 1 और 2 में देखो 1 A का शिफ्टिंग हुआ है और मान लो 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से। अगर 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से
लेकिन वो तब बन रहा है जब लेस माइग्रेशन वाला माइग्रेट करता है, तो आप यही करना। लेकिन अगर इन 1 और 2 दोनों इक्वली स्टेबल है, तब आप माइग्रेशन एप्टीट्यूड को देख करके शिफ्ट कराना। अब बताओ समझ आया कि नहीं? क्लियर? रेजोनेंस विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। सर मतलब है कि हाँ दीपक बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो क्या है मतलब, मैं समझाता हूं तुम्हें। माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्राइड, फिनाइल और अल्काइल तो मुझे लगता है सबका क्लियर है, आप उसके हिसाब से शिफ्ट करा दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मिथाइल के शिफ्ट कराने से ज्यादा स्टेबल हो रहा है बजाय हाइड्राइड के, तो तुम मिथाइल की शिफ्टिंग कराना, हाइड्राइड की मत कराना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, देख जरा ये वाला। देखो यहां पे ना फिनाइल की शिफ्टिंग हो रही है और यहां पे अल्काइल की शिफ्टिंग हो रही है। अब ये बता फिनाइल और मिथाइल में किसकी शिफ्टिंग ज्यादा जल्दी होती है? तुझे पता है फिनाइल की शिफ्टिंग ज्यादा होती है, तो कायदे से मुझे ये वाला कराना चाहिए। लेकिन जरा देख इन दोनों में ना ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो पता है किसकी शिफ्टिंग होगी? मिथाइल की। ये सही है, ये गलत है। अब समझ आया कि नहीं पहले बता। दैट मीन्स आपको ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से माइग्रेट कराना है, माइग्रेशन टेंडेंसी से नहीं। ये लॉजिक और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो यार वो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करोगे ना। यहां पे तुम स्टेबिलिटी तो कर नहीं सकते हो यार। यहां पे बेंजीन का प्लस आर इफेक्ट है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, बस इसको देखना है और कुछ देखना ही नहीं है आपको। तो आया समझ में? बिल्कुल ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। कितना समझ आया अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। एक छोटा सा हिस्सा और है। ऑल E1 आर ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ऑफ SN1। अब ये कैसे कॉम्पीट करता है इसकी बात मैं ना SN1 के बात कराऊंगा। इसलिए याद रखना कि मैंने अभी आपको बोला है कि E1 वर्सेस SN1 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब SN1 बताऊंगा तब ये वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, बस अभी समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब मैंने ना आपको E1 के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। अब मैं बताता हूं, तो मैं कंक्लूड करता हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कैसे याद रखोगे। एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। पहली चीज, E1 में आपको ये देखना है, इसको बड़ा कर दूं, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। E1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म है। E1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रेट डिफाइन करोगे आप। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हायर इज द रेट। E1 में एसिड, चाहे वो लुइस एसिड है, H+ है, HBr है, इसकी रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है। थर्ड, आपको लीविंग ग्रुप देखना है। जितना जल्दी लीविंग ग्रुप, जितना स्टेबल लीविंग ग्रुप होगा, रेट उतने फास्ट होंगे। फोर्थ, माइग्रेशन टेंडेंसी में आपको ऑर्डर फॉलो करना है हाइड्राइड, फिनाइल, अल्काइल का। और फिनाइल में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो माइग्रेशन को फास्ट करेंगे। एक्सेप्शनल केस हाइड्राइड है। लेकिन शिफ्टिंग के वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप शिफ्ट कराओगे। ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में इवन फास्ट होते हैं। इवन हाई टेम्परेचर वाले रिएक्शन है, क्योंकि ये एलिमिनेशन की बात है, तो एलिमिनेशन जितना मतलब हाई टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन उतने फास्ट होंगे। ये लाइन सबके समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब जितनी चीजें मैंने समझाई हैं आपको, मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा और ये सारे क्वेश्चन इवन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको पहले से पता है यार कि इवन है, तो आप शायद उसके आंसर फटाफट भी दे दोगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दूंगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स देने हैं। एक छोटा सा चीज मैं और समझाना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज मैं और समझाना चाहता हूं। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए पहले ही समझा दे रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो। आपको पता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ना C और H की फास्ट होती है, जल्दी टूटते हैं एज कंपेयर टू CD, एज कंपेयर टू CT। ये ऊपर से जा सकता है, इसलिए पहले मैं धीरे धीरे बताना चाहता हूं। दोबारा से बता रहा हूं, आइसोटोप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज CH के फास्ट होते हैं, CD के थोड़ा स्लो होते हैं और CT के बहुत ही स्लो होते हैं। सबसे जल्दी ये टूटता है, फिर ये टूटता है और फिर ये टूटता है। एग्जाम्पल के लिए ये 10 जूल में टूट रहा है, ये 12 जूल में टूट रहा है, ये 15 जूल में टूट रहा है। मुझे जूल जाल याद नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। तो C और H का बॉन्ड जल्दी टूटता है। ये लाइन सबके समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? फाइन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना। मान लेते हैं कि आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि CH2 यहां पे ना ड्यूटेरियम है, ये तो आसान हो गया। CH3 CH2 OH, CD3 CH2 OH, इन दोनों में इवन किसका फास्ट होगा, ए का या बी का? किसका इवन फास्ट होगा आपको यह बताना है। ए का फास्ट है या बी का फास्ट होगा? आइसोटोपिक इफेक्ट, सौरभ नेगी, परफेक्टली फाइन। आइसोटोपिक इफेक्ट अगर देखा जाए ना तो अब आप बोलोगे यार कार्बोकेटाइन का बनना रेट डिटरमाइनिंग है।
और सी और एच का बॉन्ड का टूटना तो रेट डिटरमाइनिंग में है ही नहीं, तो कायदे से इन दोनों का सेम होना चाहिए, जैसा बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है। इसमें एक नई बात पता है क्या है, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो फर्स्ट में जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो ये बनते हैं, जबकि सेकंड में जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो ये बनते हैं। ये लाइन समझ आई? अब आप समझना कि कार्बोकेटाइन में ना CH3 का इंडक्टिंग एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसका रेट भी फास्ट होता है। तो ए का रेट फास्ट है, दैट इज नॉट बिकॉज CH की हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या है, आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन E1। एक और बात बताता हूं मैं, आइसोटोपिक इफेक्ट दैट मीन CH अपॉन KH बाय KD, इसकी वैल्यू 1 होती है, स्टिल यहां पे ए का रेट फास्ट है। रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड नॉट द क्लीवेज। CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन CD3 से फास्टर है, वो ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है कार्बोकेटाइन को, इसीलिए ए फास्ट है। अब मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, देखना क्वेश्चन मैंने कैसे बदला। मान लो मैंने आपसे ये पूछा देयर इज ए कार्बोकेटाइन एट दिस पोजीशन, यहां पे H है और एक कार्बोकेटाइन है, किसी का कार्बोकेटाइन बना है E1 का, और अगर E1 में ऐसा आपसे पूछा कि यार इसमें और इसमें ये दोनों E1 का प्रोडक्ट है, किसका फास्ट होगा, तो इसमें दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इसका टूटना रेट डिटरमाइनिंग है ही नहीं। लेकिन अगर आपका ये वाला बॉन्ड आपके ओवरऑल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तब की बात डिफरेंट है। ये लाइन समझ आई सबके? अब कुछ क्वेश्चंस में और क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब बहुत आराम से आंसर देना, थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, अगर आप इन क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करोगे तभी आपके समझ में भी आएगा, किसी के आंसर्स मत देखना, सॉरी वो तो दिखेगा भी नहीं आपको, मैंने कमेंट कर रखा है। दीपक कुमार समझ आ गया, फाइन, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा फास्ट आंसर करना। So this time actually this live class we have connected with one our academic mentor. The name of the academic mentor is Ganesh Gopal, who was also sitting with you. आपके साथ वो भी बैठे हुए हैं, जो आपके कमेंट जिसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं या मैं नहीं दे पा रहा हूं, आपको पर्सनल कमेंट में वो आपकी हेल्प भी करेंगे थ्रू आउट द 6 days, ठीक है? तो वो भी केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं और आपको वो पैरेलली हेल्प कर रहे होंगे। चलो बी आंसर आने लग गए, किसी अमित ने तो लिखा 100% बी है। 100% लिखना अच्छा लगता है वैसे, ठीक है? आप सबका आंसर करेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है बी। तो क्योंकि आपने इसका आंसर सबने, किसी ने भी गलत नहीं दिया, तो लगता है मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं छोटा सा हिस्स दे देता हूं कि यार आपने बहुत अच्छा देखा इसमें, जिस कार्बन में OH लगा है वो कितना स्टेबल है। तो सेकंड वाले में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रेट फास्ट होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर सेकंड है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, प्लीज डिस्कस, ठीक है? देख फर्स्ट वाला जिसने भी बोला है, फर्स्ट वाले में ब्यूटेन 2OL है, तो ये हो गया, है ना? सेकंड का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं 2 मिथाइल प्रोपेन का, तो ऐसा हो गया सेकंड वाले का, है ना? थर्ड वाले का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये ऐसा है। फोर्थ वाले में 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वह ऐसा है। अब देख इस फर्स्ट वाले में जो कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, सेकंड का कार्बोकेटाइन जो बन रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, थर्ड का कार्बोकेटाइन जो बन रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, फोर्थ का कार्बोकेटाइन जो बन रहा होगा वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो मैंने E1 के रिकैप में भी यही समझाया कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे फास्ट E1 शो करेगा, तो सेकंड वाले का ही तो है, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन और किसी में बन ही नहीं रहा, इसलिए आंसर है सेकंड वाला, ठीक है? बताओ क्लियर है? आप फाइन, इजी था इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू मूव द सेकंड क्वेश्चन। Assuming that both the reaction are even, then what will be the expected ratio? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ भी रहा था, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अच्छा एक और मजेदार बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो समझाया उससे एकदम अलग है ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई कि यार CH3 है CD3 है तो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहां पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। उसका रीजन पता है क्या है? बिकॉज द कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय द बेंजीन रिंग, तो इंडक्टिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां है नहीं। तो पता नहीं आप उसको कंसिडर कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ कर दिया आपने।
सर पहले वाले में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? पलक, उसमें रीअरेंजमेंट पूछा नहीं था, उसमें तो रेट पूछा था, प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं, तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. द रीजन बिहाइंड दैट आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन इवन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट KH अपॉन KD इज इक्वल्स टू 1. KH upon KD is equals to 1. Fine. So the correct answer is 1. ठीक है, option 1. Because the maximum time the carbocation is stabilized by benzene ring. Moving ahead to the question number 3. इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करके देता हूं। ये वाला जो छोटा सा लिखा हुआ है ना, वो है R1, और इधर जो लिखा है ये R2 है, और ये थर्ड वाला है R3। चलो अब इसका आंसर दो। मुझे अच्छा लगा सिद्धराज आपका कमेंट देख कर कि सर आप इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा कर यार सिद्ध, एक काम कर, जब ये इवन खत्म हो जाएगा तो तू ना डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढना और इवन का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा ना तो वो कल मेरे से पूछना, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन तुझसे नहीं हुआ। आई एम डैम श्योर कि इस क्लास के बाद आप इवन के सारे क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो समझ जाना वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। चलो इसका आंसर आप देने लग गए, सी बिल्कुल ठीक है, अब बहुत सही जा रहे हो आप। द रीजन क्या है कि इसमें ना इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, इसमें ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसमें क्लोरीन रिलेटिवली कम है, इसीलिए R1 का रेट R3 से फास्ट होगा, और इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए इसका सबसे स्लो होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी होगा, बिल्कुल ठीक बात है, सी है भी ठीक है। So moving ahead to the next question. Which of the following compound undergo even most easily? Even most easily. पता है मैं इस टाइप के क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं? I have observed previous year questions, तो even के ऊपर अब तक जितने क्वेश्चन पूछे 99% तो ऐसे ही है। I got D सब आंसर का D दे रहे हैं, बहुत फास्ट। मेरे क्वेश्चन आने से पहले आप आंसर दे रहे हो, ग्रेट। द करेक्ट आंसर इज डी। रीजन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, यहां पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, यहां पे भी ऑल्दो 3 डिग्री है, यहां पे 1 डिग्री है। तो अगर आप ए और डी में कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे यहां लीविंग ग्रुप आयोडीन है जो बहुत अच्छा है, यहां पे लीविंग ग्रुप ब्रोमीन जो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, ठीक है, किसी ने भी गलत नहीं किया। सो मूविंग एट टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर E1? हाँ नीट में ऐसा आता है सचिन, बिल्कुल ठीक है। अरे सचिन तू भी आ गया यहां। ठीक है, तो E1 रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ये आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि जो कार्बन अटैच होता है यहां पे, ये जो कार्बन अटैच है उसके साथ ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन एक्चुअली में होता है sp3। अब sp3 का एंगल होता है 109, लेकिन ये ना स्ट्रेच कर जाता है और 60 डिग्री पे आता है, जिससे कि इसका हाइड्रोजन ना परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब ये जो C और H का बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है, और यहां जो कार्बोकेटायन है उसका जो वैकेंट लोब है वो भी उसी परपेंडिकुलर एरिया में होता है, तो वो इजीली एक ब्लिस्टर बॉन्ड बना देता है, जिससे इसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। बिल्कुल ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर, फाइन। सो मूविंग एट टू नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन मीथानॉल है, हीट है। E1 का एक हिंट और भी है कि E1 ना हाई टेम्परेचर पे होते हैं। किस पे होते हैं? हाई टेम्परेचर, इसलिए यहां हीट दिया हुआ है। अब ये अल्कोहल डालने का रीजन है कि आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, पोलर सॉल्वेंट इस ब्रोमीन को ट्रैप करेगा, ब्रोमीन को ट्रैप करेगा तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा तो यहां कार्बोकेटायन बनेगा, तो इस तरह से सोचना है आपको। ब्रिज हेड आदेश, हाँ ब्रिज हेड की बात हम SN1 में करेंगे, अभी नहीं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो आप आंसर दे रहे हो? अच्छा इसमें आपने गलती कर रहे हो शायद। तो देखो ये कार्बन है, ये CH3, यहां पे एक CH3, क्योंकि मैंने E1 पूछा है तो यहां पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब आप बॉन्ड की क्लीवेज करोगे, 4 मेंबर को 5 में कन्वर्ट कराओगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको करा के दिखा रहा हूं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहां माइनस, यहां पे प्लस, बॉन्ड तोड़ा है मैंने, यहां पे एक मिथाइल, यहां पे एक मिथाइल,
यहां पे प्लस चार्ज। अब ये माइनस और इस प्लस के बीच में बॉन्ड बना देते हैं। तो देखो जरा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आएगा क्या? ये बॉन्ड बन गया। देखो जहां पे बॉन्ड बना वहां पे 2 मिथाइल है और अल्फा पे एक प्लस चार्ज है। तो अब आप क्या करोगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा लोगे। अगर आप 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराते हो तो प्लस चार्ज आपका कहां आ जाएगा, यहां पे। अब डबल बॉन्ड बना तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। करेक्ट आंसर हो गया सी। हाइपर कॉन्जुकेशन भी देखना, इसमें किसी ने बच्चे ने डी भी लिखा है तो वो आप चेक करना डी क्यों नहीं हुआ, हाइपर कॉन्जुकेशन कम है, स्टेबल सी है। ठीक है, सो मूविंग एट टू नेक्स्ट वन। द रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, यानी कि आप H2SO4 डाल रहे हो, वाटर को निकाल रहे हो, तो किसका रेट फास्ट होगा आपको यह बताना है। क्लियर? शिवांगी आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, आई हैव टोल्ड मिथाइल शिफ्ट Chinjan, I have told methyl shift because we have to prepare the stable carbocation. After shifting the methyl, it formed tertiary carbocation. डबल बॉन्ड कैसे बना, तो वो तो E1 में तो डबल बॉन्ड बनाते हो ना आप, H प्लस को एलिमिनेट करके, तो ठीक उसी तरह मैंने बनाया। तो फाइन, इसके आंसर भी आने लग गए आपके। तो देखो अब यहां पे ना, यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है और आपको बस मैंने क्या कहा था, जहां OH लगा है वहां पे प्लस चार्ज सोचना, तो ये प्लस चार्ज सोच लेते हैं जी। अब आप ये बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस कौन सा है, थर्ड का। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड का है, क्योंकि बेंजीन के रेजोनेंस में आ रहा और कोई भी नहीं आ रहा। ये लाइन सबके समझ में आ गई। थर्ड के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है, फर्स्ट का। अब बताओ थर्ड के बाद फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुकेशन उसको 3 + 1 4 मिल रहे हैं और प्लस आई भी मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद सबसे स्टेबल कौन सा आ रहा है, इसके बाद सबसे स्टेबल कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला। क्लियर है? उसका रीजन क्या है कि जैसे ये कार्बोकेटाइन आया तो यहां पे आपका टर्शियरी अल्काइल ग्रुप लगा है जिसका प्लस आई ज्यादा है, यहां पे प्राइमरी अल्काइल है जिसका प्लस आई कम है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, A1। बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक। फाइन, मूविंग एट टू द नेक्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि यहां पे एक OH है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। पता है आपको ये क्वेश्चंस इजी शायद इसलिए भी लग रहे हो क्योंकि आप प्रिपेयर हो कि यार ये E1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ E1 की प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मैं सारी मैकेनिज्म को ऐड करके ऐसे क्वेश्चन दूं तब आपको ये भी सोचना पड़ेगा यार E1 है, E2 है, E1CB है, क्या है, तब वो अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सोच के आराम से आंसर देना। तो H2SO4 अगर आप डाल रहे हो तो सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से इजी है, तो मैं आपका आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं। कुछ बच्चों के आंसर आ गए और सही भी है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि CH2+ मैंने वाटर निकाल दिया। अब वाटर निकाला तो मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा रहा हूं यहां पे। क्यों शिफ्टिंग करा रहा हूं, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, हाइड्राइड के शिफ्ट होते हैं ये टर्शियरी बन गया। ये लाइन समझ आई कि नहीं, देखना जरा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी बना। अब आप अल्फा, कोई भी अल्फा से H निकालो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन से आपको ये डबल बॉन्ड मिला, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बी। फाइन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। अब मैंने 4 कार्बोकेटाइन दिया है, आपको ये बताना किसमें रीअरेंजमेंट होगी, फास्ट, किसमें रीअरेंजमेंट होगी ये बताना है। इसमें आप गलती करोगे, C, A, B, बी फाइन। सो रीअरेंजमेंट एक्चुअल में क्यों होती है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। सो इफ वी कंसिडर द A, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इफ आई विल शिफ्ट हाइड्राइड द सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, सो A में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। कमिंग अप टू द B, द B कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ दिस लोन पेयर, इसके प्लस आर से स्टेबल है, तो B में भी आपको शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। कमिंग अप टू डी में भी द लोन पेयर आर स्टेबलाइज बाय द प्लस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, सो नो नीड टू शिफ्ट बिकॉज in both C and D the carbocation is stabilized by the plus R effect of lone pair. Coming up to B, now if I shift this carbocation to alpha to the double bond, यहां पे अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये 5 मेंबर रिंग एक्सपेंड करके 6 बन सकती है। आ रहा है समझ में? इसीलिए B में पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग की। मुन्नी सिंह समझ नहीं आया, एक बार और समझाता हूं। देख, बहुत आसान सी बात है, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कब होती है, जब स्टेबल हो। तो देख ए में ना, जैसा ये कार्बोकेटाइन है अल्फा, हमेशा अल्फा पे ही शिफ्ट होता है, ये अल्फा सेम है। अब देख सी और डी में प्रॉब्लम क्या है,
कार्बोकैटायन एक ऐसे एटम के साथ लगा है जिस एटम के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर के प्लस आर से स्टेबल हो जाएगा ना। देख यहां पे लोन पेयर है ना, तो प्लस आर से स्टेबल होगा। अगर यहां स्टेबल तो क्या शिफ्ट होगा? नहीं। यहां पे अगर स्टेबल तो क्या शिफ्ट होगा? नहीं। ये वाला प्लस अगर यहां जाएगा तो 5-6 मेंबर बन सकती है, तो थोड़ी बहुत चांसेस सिर्फ और सिर्फ बी में है शिफ्टिंग की। समझ गए? क्लियर है? सो मूविंग एट टू नेक्स्ट वन। अब आप ये देखो, मैंने 5 मेंबर रिंग के अल्फा पे एक OH और H प्लस डाल के हीट किया है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर में? आराम से इसको ड्रॉ करो। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसकी मैकेनिज्म नहीं आती होगी, तो मैं उनके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। जिनसे हो रहा है वो आगे बढ़ते चले जाना फटाफट से, ठीक है? ये देखो CH2 प्लस है और ये मैंने एक 5 मेंबर रिंग बना दी है इस तरह से। क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है, 6 में जा सकती है, तो मैं इसकी शिफ्टिंग तो कराऊंगा। कैसे? देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां ले आओ। यहां पे आया नेगेटिव, यहां पे आया पॉजिटिव। बस समझाने के लिए आपको ना नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहा हूं, ऑल्दो ये वाला स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। CH2 और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे, मैंने कहा यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, इस माइनस और प्लस के बीच में आप बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर इस माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बना तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल और इस प्लस में बॉन्ड बन गया, यहां पे एक प्लस चार्ज है और उस प्लस चार्ज के अल्फा पे एक डबल बॉन्ड है। अब इस अल्फा से H निकाल के डबल बॉन्ड और बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी बेंजीन रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बहुत सारे बच्चों ने बी लिखा भी है। फाइन, क्लियर, ग्रेट। सो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? बी। मूविंग एड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सिंपल सा है, आपको इसमें आइसोमरिज्म के बारे में बताना है कि आपने एक मिथाइल है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, आपने H प्लस और हीट डाला, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक बनेगा, डाइस्टीरियोमर बनेगा, ज्योमेट्रिकल बनेगा या पोजिशनल आइसोमर होगा। फास्ट। अल्फा से, अल्फा है क्यों नहीं देखा? अच्छा ठीक है, रेसिमिक, बिल्कुल। देखो पहले मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो यहां पे एक मिथाइल है जो अबव द प्लेन है, मानते हो ये चीज? मैं मिथाइल को ऊपर की तरफ लेके चला गया। अब अगर वाटर निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, और अगर मैं वाटर को निकालूं तो एक डबल बॉन्ड आपके इस तरफ भी आ सकता है। ये दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो बहुत आसान सी बात है, ये आप भी बना सकते हो, है ना? ये देखो, अब अगर आप ये देखो कि ये R है फॉर एग्जाम्पल, तो ये S है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? रेसिमिक बन रहे हैं, यानी A। यस केसर, आई कैन एबल टू सी यूर कमेंट। सबके कमेंट देख रहा हूं यार मैं, बट जो क्वेश्चन काफी इजी है उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, तो मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। कुछ और पूछना होगा तो आप जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम भी दूंगा जिसके मैं आंसर नहीं ले पाया। ठीक है, फाइन। सो मूविंग एट टू द नेक्स्ट। सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए एंड बी, तो पहले आप ए बना लो, फिर आप बी बनाओ, और अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुकेशन की बात कर रहे हो। वंशिका बहुत खुश हो रही है। कुणाल ये नहीं आया? सर कब तक चलेगी ये क्लास? जैसी खत्म होगा इवन हो जाएगी क्लास यार। यादव जी पढ़ाई में ध्यान दे। अब मुन्नी सिंह रिप्लाई कर दूंगा, पूछ तो सही क्वेश्चन। सॉरी मुन्नी सिंह, मतलब मुन्नी सिंह से पता नहीं चल पा रहा कि मैं आपको ही से रिप्रेजेंट करूं या सी से, तो वो भी लिख देना। 18 किसी ने आंसर दिया है, मेरे को काउंट करना पड़ेगा इसमें। तो खैर देखो, H प्लस का अटैक करें तो ए, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट जो बनेगा ए वो ऐसा आएगा, ए वाला। सर मैं आंसर दे, अच्छा ठीक है दे सकते हो आप। और जो बी बनेगा, एक बार मैं काउंट कर रहा हूं, मुझे आंसर याद नहीं है, तो ये बी आपका ऐसा आया। अब देखो इसमें अल्फा 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, 3 हाइड्रोजन यहां पे आ गए, 6 7 8 9 10, तो ए में तो 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना? और बी की बात करते हैं, 3 3 2 2, कितने हो गए? 10, दोनों तरफ 10 10 10 20, तो सी आंसर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली तभी भी कई बार ऐसा भी पूछते हैं ना, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन आता है नहीं आता है, ये भी पता चल जाता है। पूजा आई एम
यार जो जो ना सिंपल सा इवन है वो तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कुछ मतलब मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। देखो एच का अटैक आपने ओएच पे कराया होगा सबसे पहले, तो एच का अटैक ओएच पे कराओगे तो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा ना, कार्बोकेटाइन मिलेगा तो फिर आप मिथाइल की शिफ्टिंग भी करा लोगे, तो मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो आपको प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा, फिर H प्लस निकाल करके आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, बस हाइपर कॉन्जुगेशन ही काउंट करना था। अमित नहीं भूला, ठीक है। सो फार वी हैव डन इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो अब अगली क्लास से E2 से शुरू करेंगे। लेकिन ये बताओ यार कमेंट से, अब मैं आगे तो नहीं पढ़ा रहा हूं बट मुझे बस इतना बताओ, क्या इवन में कॉन्फिडेंस आया आपको, क्या इवन क्लियर है? जो भी क्वेश्चन मैंने दिए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आप कोई भी बुक जो भी आपको लगता है कि मुझे और डिफिकल्ट क्वेश्चन करने, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, सब हो जाएंगे आपसे इवन में। नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछना। सबके समझ आया या नहीं आया? आ गया, ग्रेट। कॉन्फिडेंस है इवन में, इवन में कॉन्फिडेंस है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं यार बहुत ज्यादा करनी होते, इवन बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा अब तक। तो थोड़ा बहुत आप शिफ्टिंग वाला एक बार और आप पढ़ लेना प्लीज। मेरे को लगा इवन ठीक है, सबके समझ में आ ही गया। थोड़ा बहुत ना कंफ्यूजन इवन के बाद कब आता है मैं बताता हूं आपको, जब मैं आपको E2 समझा दूंगा, E2 में भी आपके समझ में आ जाएगा। जब E1 और E2 का कॉम्बाइंड क्वेश्चन दूंगा ना तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो फिफ्थ डे जो होगा उस समय पे मैं E1 E2 E1 CB SN1 SN2 इनके कॉम्बाइंड क्वेश्चन कराऊंगा, तब देखना आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। आज के क्वेश्चन आपको इजी इसलिए लगा क्योंकि आपको पहले से मालूम था कि जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो इवन है, तो आपको कार्बोकेटाइन बनाना है आप बना लोगे, आपको डबल बॉन्ड बनाना है, बस आपको ये दो चीजें देखनी थी। लेकिन जब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा यार ये इवन है कि E2, वो आइडेंटिफिकेशन एक अच्छी चीज है। तो कल हम करेंगे E2 और E1 CB, ठीक है। तब तक आप एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन आज जरूर कर लेना क्योंकि E2 में उसकी जरूरत पड़ेगी, और एक बार जो इवन मैंने पढ़ा है वो भी पढ़ लेना। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डालना, हम उसके आंसर आज ही करेंगे। सर हाइड्राइड, अच्छा जिसके मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं कुछ बच्चों के डाउट नहीं ले पाया, मैं उनको थोड़ा समझा देता हूं। वो जो पूछ रहे हैं इवन CB मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बता दीजिए, ये इस वाले क्लास का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। गौरव नेगी स्माइली भेज रहा है, वन बहुत क्लियर नहीं हुआ। कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई? मैं आपको भी आपके कमेंट्स दिखाता हूं सो दैट यू कैन एबल टू सी। सर प्लीज चेंज द टाइम, टाइम तो चेंज नहीं करते यार। सर थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा फास्ट तो करना ही पड़ेगा। ओपी टंडन मुझे कभी सही बुक नहीं लगी। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन, ओके वो पूछ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं समझा देता हूं यार। आइसोमेरिज्म अभी तो नहीं करा रहा मैं, एक चीज पढ़ा पाऊंगा यार, रिएक्शन मैकेनिज्म। आइसोमेरिज्म कैसे कराऊंगा बताओ? एक छोटी सी चीज जो किसी ने पूछा ना वो मैं समझा देता हूं। मुझे लग रहा है कि एक हाइड्राइड का एक्सेप्शन जो था वो मैं शायद बताना भूल गया। देखो यहां पे ना हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल भी है और यहां पे मिथाइल भी है, यहां कार्बोकेटायन है। तो शिफ्टिंग में आप हाइड्राइड भी कर सकते थे और मिथाइल भी कर सकते थे, तो मैंने आपको कहा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। एक हाइड्राइड ऐसा भी था जिसकी एक्सेप्शनल केस मैंने लिखा था, वो कौन सा था बताता हूं। मान लो ये हाइड्रोजन ना ऐसा है और यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग अब नहीं करना, मैं कह रहा हूं ये शिफ्टिंग नहीं होती है। तो जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्डेड है या ब्रिज हेड पोजीशन पे है, अगर मान लो ऐसा ब्रिज हेड होता, वो तो खैर मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को पहले से पता भी होगा, ये कार्बोकेटायन है, ये हाइड्रोजन भी शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे हाइड्रोजन शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं, बाकी सब क्लियर है। 4 मेंबर से 6 मेंबर डायरेक्टली नहीं बनते। हाइपर कंजुकेशन नहीं आता, अरे यार मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा वो पढ़ लेना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो आइसोमरिज्म जीओसी इसको तो समझा ही नहीं सकता। CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस होता है, उसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर बाद। DPP आज अभी लाइव हो चुकी होगी, आप डाउनलोड करके कर सकते हो। MS चौहान लेवल 1 लेवल 2 सब कुछ कर सकता है यार, MS चौहान बहुत आराम से कर लोगे। जो भी आपके पास, आप अगर फिटजी में पढ़ते हो, रेजोनेंस में पढ़ते हो, एलन में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास आपकी बुकलेट है, आप उस बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करना, सभी बुकलेट में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। और आप MS चौहान करोगे, बंसल की शीट में सारे क्वेश्चन सेम है, तो सब एक जैसे ही है। मतलब आप किसी एक चीज को करो, एक चीज को फॉलो कर लो और उसके सारे क्वेश्चन कर लो। इवन का तो मैं 100% श्योर हूं आप सब कुछ कर सकते हो। आप मेरे हिसाब से दोनों करनी चाहिए सिद्धार्थ।
दोनों कर सकते हो यार, इवन जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। आप लगाओ, आज नहीं होंगे तो मुझे कल बताना कि मुझसे इवन के क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाओ। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर नहीं होता तो वो पूछना, मेरे से नहीं हुआ, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम में 4:30। तब तक के लिए जो जो आज बोला वो पढ़ लेना, ठीक है। चलो।